आज हम देखेंगे अकृत्य के अपवाद के छठवां प्राइवेट प्रतिरक्षा और मिस्टेक के बारे में। तो प्राइवेट प्रतिरक्षा तो आपने आईपीसी में पढ़ा ही होगा। क्या होता है प्राइवेट प्रतिरक्षा, है ना? कहाँ दिया है, फिर भी इसके बारे में जानकारी उसमें लेनी पड़ेगी, है ना? कि आईपीसी में क्या होता है और उसमें क्या होता है। आईपीसी में बचाव मिलता है ना, प्राइवेट प्रतिरक्षा करते हैं तो, है ना? और अकृत्य विधि में भी कहाँ पे लिया जा सकता है ना? ये अपवाद के रूप में लिया जाता है। ठीक है, तो अब आगे देखिएगा इसमें क्या होता है। प्राइवेट प्रतिरक्षा क्या है, सबसे पहले ये देखिएगा ना कि आत्मरक्षा करना हर व्यक्ति का जन्मसिद्ध अधिकार होता है। यह अधिकार स्वयं के शरीर एवं संपत्ति की रक्षा के लिए प्रयुक्त किया जा सकता है ना? आईपीसी में भी ऐसे ही दिया होगा। विधि प्रत्येक व्यक्ति को उसके शरीर या संपत्ति की रक्षा की अनुमति देता है। कोई व्यक्ति यदि उतने बल का प्रयोग करता है जो उसकी प्रतिरक्षा के लिए आवश्यक है, तो उससे किसी अन्य व्यक्ति को होने वाली क्षति के लिए वह उत्तरदायी नहीं होता है ना? यानी कि विधि ये बोलता है कि आप उतना ही बल प्रयोग कर सकते हो जितना कि सामने वाला कर रहा है ना? अब उसको उदाहरण के माध्यम से समझिएगा कि यदि क के घर में ख अनधिकृत रूप से बलपूर्वक प्रवेश करने का प्रयास करे, तो क को यह अधिकार होता है कि वह बलपूर्वक ख को रोके, और यदि इस प्रयास में ख को क्षति पहुंचती है तो उसके लिए क उत्तरदायी नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पे वो अपना प्राइवेट प्रतिरक्षा यानी कि वो बचाव करते रहता है ना? अब ये देखिए कि भारतीय दंड संहिता में कहाँ से कहाँ तक दिया है। ये दिया है आपका 96 से 106 तक में। ठीक है, तो प्राइवेट प्रतिरक्षा क्या होता है ये समझ चुके हो आप, है ना? अब देखिए कि प्राइवेट प्रतिरक्षा के लिए क्या आवश्यक बातें हैं कि ये कब मिलती हैं, है ना? विधि भी ऐसे ही नहीं दे देगा आपको। यानी कि अगर आपको कोई मुक्का मारता है तो आप उसको गोली से उड़ा दोगे तो ये क्या प्राइवेट प्रतिरक्षा कहलाएगी? नहीं कहलाएगी, क्योंकि भाई उसने अगर मुक्का मारा है तो आपको भी मुक्का ही मारना चाहिए ना। गन उठा के मार दिए सीधा तो वो प्राइवेट प्रतिरक्षा में नहीं होगा। तो यहाँ पे जो अकृत्य है उसमें कैसे टाइप का बचाव ले सकते हैं आप प्राइवेट प्रतिरक्षा में, कि शरीर या संपत्ति की हानि का आसन्न संकट होना चाहिए, और दूसरा बल का अनुपातिक बल का प्रयोग होना चाहिए, वो भी अनुपातिक रूप में, है ना? यानी कि सामने वाला जितना मार रहा है उतना ही आप बल प्रयोग करके उसको मारोगे। अगर वो गोली से मार रहा है तो भी आप गोली से मार सकते हो। अब आगे देखिएगा इसमें जो केस है वर्ड बनाम होलबुक का है, 1823 का जो मामला है। इसमें प्रतिवादी ने अपने बगीचे में ऑटोमेटिक बंदूकें लगा रखी थी, किंतु इस बारे में किसी को कोई सूचना नहीं दी थी। वादी अवैध रूप से उसके बगीचे में दाखिल हो गया और बंदूक अपने आप चल गई और वह घायल हो गया। वादी द्वारा क्षतिपूर्ति के लिए पेश किए गए वाद में प्रतिवादी ने व्यक्तिगत प्रतिरक्षा का तर्क दिया, जिसे न्यायालय ने खारिज करते हुए अभिनिर्धारित किया कि वादी क्षतिपूर्ति का हकदार है, क्योंकि प्रयोग किया गया बल अवसर की आवश्यकता के अनुपात से अधिक था, है ना? तो आप ये केस में आपको समझ में आया होगा कि उसने क्या किया था, कि बल बल आवश्यकता के अनुसार से अधिक मात्रा में लगाया था, है ना? यानी कि अगर कोई घुसेगा भी तो बंदूक लेके तो फायरिंग करते हुए नहीं घुसता, है ना? वो चुपचाप घुसेगा, डंडा पकड़ के घुसेगा तो आप डंडे से मार सकते हो उसको, पर वो तो ऑटोमेटिक ही गन लगा के रखा हुआ था, है ना? इसलिए उसमें क्षतिपूर्ति उसको देना पड़ा। अब दूसरा देखिए आपका मॉरिस वर्सेस न्यूजेंट का मामला 1836 का। इसमें प्रतिवादी जब वादी के मकान के सामने से गुजर रहा था, तब वादी के कुत्ते ने प्रतिवादी की लकड़ी को काट लिया, सॉरी लड़की को काट लिया। प्रतिवादी ने वादी के कुत्ते पर ज्यों ही गोली चलाना चाहा, कुत्ता वहां से भाग गया। थोड़ी देर में जब कुत्ता उधर से
वापस निकला, तब प्रतिवादी ने उस पर गोली चला दी। अब बताओ कि न्यायालय ने क्या बोला होगा इसके लिए? क्षतिपूर्ति दी होगी कि नहीं दी होगी? चलो ठीक है, देखते हैं। न्यायालय ने इसे आत्मरक्षा का बचाव नहीं माना, क्योंकि उसने गोली उस समय चलाई जब कुत्ता हमला नहीं कर रहा था, अर्थात जब प्रतिवादी के शरीर या संपत्ति को कोई खतरा नहीं था। अगर वादी जब उसको लड़की को काटते रहता है तो अगर गोली चलाता तो शायद उसको प्राइवेट प्रतिरक्षा का बचाव मिल सकता था, पर गोली वो तब चलाया जब वो बेचारा वापस आ रहा था, है ना, जब वो आक्रामक रूप से हमला नहीं कर रहा था या आक्रामक भी नहीं था, वो केवल वापस लौट रहा था। तो यहाँ पे उसको प्राइवेट प्रतिरक्षा का बचाव नहीं दिया गया। अब एक और केस है आपका क्रिस्टल वर्सेस सर्ल का मामला है 1948 का। इसमें इस वाद में न्यायालय का क्या मत था? इसमें मत था कि व्यक्तिगत बचाव में संतुलित बल का प्रयोग करना चाहिए, है ना। बचाव का कोई दूसरा साधन न होने पर नुकसान पहुंचाने वाले पर अधिक बल का प्रयोग किया जा सकता है। इस मामले में प्रतिवादी के पालतू सुअर तथा बकरियों के बच्चों को वादी ने वादी के कुत्ते ने आक्रामक करके सॉरी आक्रमण करके बहुत अधिक हानि पहुंचाई थी। प्रतिवादी ने इस कारण कुत्ते को गोली से मार डाला। वादी ने कुत्ते के मार डाले जाने पर नुकसान का दावा किया। न्यायालय ने अभी निर्धारित किया कि गोली मारकर कुत्ते की हत्या को न्यायोचित ठहराने का भार प्रतिवादी पर था, तथा प्रतिवादी को दो बातें मुख्य रूप से साबित करनी थी। पहला, कि कुत्ता वास्तव में जानवरों पर हमला कर रहा था तथा भविष्य में पुनः हमला करने की आशंका थी, और दूसरा ये होता है कि आक्रमण रोकने का कोई और अन्य साधन नहीं था, अतः प्रतिवादी ने न्याय संगत तरीके का प्रयोग किया। ठीक है, अब देखिए आगे आपका विश्वास आबा पुराण वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश 1978 का मामला। इस वाद में उच्चतम न्यायालय ने यह अवलोकन किया कि व्यक्तिगत बचाव के अधिकार का प्रयोग करते समय किसी व्यक्ति को तभी जान से मारा जा सकता है जबकि स्वयं अपने को मार डाले जाने या गंभीर रूप से घायल किए जाने की आशंका के युक्तियुक्त आधार हो, है ना। इसमें भी ऐसे ही कुछ हुआ रहता है। अब आगे के केस में देखिए देवेंद्र भाई वर्सेस मेघू भाई और अन्य का मामला 1986 का मामला। इस वाद में आधुनिकतम निर्णय में प्रतिवादी ने अपने पिता की सुरक्षा करने के लिए वादी पर प्रहार किया था। यद्यपि भारतीय दंड संहिता की धारा 97 से 102 के अंतर्गत प्रतिवादी को प्रतिरक्षा उपलब्ध नहीं थी, फिर भी न्यायालय ने कहा कि व्यक्तिगत बचाव के सिद्धांत मामले में लागू होते हैं। न्यायालय ने अवलोकन किया कि व्यक्तिगत बचाव का सिद्धांत न केवल अपनी सुरक्षा के अधिकार तक सीमित है, बल्कि अन्य व्यक्तियों की सुरक्षा जैसे अपनी पत्नी, माता पिता तथा अपने बच्चे की सुरक्षा तक विस्तृत है ना। तो ये सारे केसेस में आपको क्या समझ में आता है? ये सारे केसेस में यही बताया जाता है कि आपने बल से अधिक, है ना, बल सामने वाला जितना बल का प्रयोग किया है उससे अधिक का लगा दिया तो आपको क्षतिपूर्ति क्या होगी? क्षतिपूर्ति के लिए बात कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? यस मैम, कर सकते हैं, है ना। तो ये चीजों का इसमें इस चीजों को बताया गया है। तो ये केसेस अगर आप छोटे छोटे याद कर लेंगे ना, ये इतने ही हैं, आपको केवल इतने ही याद कर रहे हैं कि इसमें ऐसा हुआ था, इसमें ऐसा निर्णय हुआ था, है ना। डिटेल आपको करने का जरूरत नहीं है। जी मैम। अब आगे देखिएगा आप, मिस्टेक, भूल। हम ये जो पढ़ रहे हैं अकृत्य में अपवाद पढ़ रहे हैं, यानी कि इसका बचाव मिलेगा कि नहीं मिलेगा, या मिलेगा तो क्यों मिलेगा, नहीं मिलेगा तो क्यों नहीं मिलेगा, है ना। तो यहाँ पे ये देखिए कि मिस्टेक में क्या होता है कि विधि तो खुद ही बोलता है कि विधि की अनभिज्ञता क्षम्य नहीं होती है ना। तथ्य की भूल एक बार माफ की भी जा सकती है, परंतु विधि की अनभिज्ञता माफ नहीं की जा सकती है। भूल चाहे विधि विषयक हो या तथ्य विषयक, अकृत्य के दायित्व में बचाव नहीं मिलेगा, है ना। पर कुछ अपवाद ऐसे हैं जिसमें आपको
मिल सकता है या मिला है ना। तो जैसे कि एक केस है इसमें, कंसिलेटेड कंपनी वर्सेस कार्टिस, 1894 का मामला है ना। इसमें एक नीलामी करता जिसने भूल से किसी व्यक्ति के माल को अपने ग्राहक का माल समझकर नीलाम करके विक्रय धन ग्राहक को दे दिया था, है ना। विकृत माल के स्वामी को नुकसानी का देनदार निर्णित किया गया और असल स्वामी के बारे में भूल का तर्क उसे दायित्व से मुक्ति न दे सका। तो ये जो केस था आपका, क्या हुआ होगा इसमें कि इसमें भूल का बचाव वो नहीं ले पाया, है ना। कि मतलब कि इसको आप ऐसे समझिए, देखिए, जो नीलामी करता था अपना जो ग्राहक का माल था, है ना, वो किसी युक्ति युक्त विश्वास एवं ईमानदारी के किसी अन्य ग्राहक को वो बेच डालता है और उसकी कीमत का संदाय उस अन्य ग्राहक को कर देता है। मतलब कि उसका जो कीमत रहता है वो किसी अन्य ग्राहक को वो कर देता है। इस पर माल का वास्तविक स्वामी नीलामकर्ता के विरुद्ध नुकसानी का वाद लाता है। अब जो वास्तविक स्वामी रहता है, वो नीलाम करता, जो उसको नीलाम कर दे रहता है, उसके विरुद्ध वो वाद ला देता है। तो प्रतिवादी यह बचाव लेता है। कौन लेता है? प्रतिवादी मतलब नीलामी करता बचाव लेता है कि उसने यह कार्य भूल के अधीन किया है। तो न्यायालय यह अभिनिर्धारित करता है कि यह भूल क्षम्य नहीं होगा। भूल बचाव का आधार हो सकती है यदि वह युक्ति युक्त रूप से कार्य करते हुए की गई हो। जैसे कि आप क्या काहे का बचाव ले सकते हैं आप, है ना, काहे का बचाव ले सकते हैं आप, ले सकते हैं विद्वेषपूर्ण अभियोजन। ये आपका सबसे अच्छा उदाहरण है ना। ऐसे मामलों में वादी को यह साबित करना होता है कि प्रतिवादी ने विद्वेषपूर्ण उद्देश्य से अथवा बिना किसी औचित्य के वादी के विरुद्ध अभियोजन चलाया है। ठीक है सर, रिकॉर्डिंग बंद कर दीजिएगा। सर, अच्छा बच्चों, आप लोगों को समझ में आई? है छोटा सा ही था, प्राइवेट प्रतिरक्षा और भूल, है ना। जिसमें प्राइवेट प्रतिरक्षा तो आप लोग आईपीसी में पढ़ ही चुके हो, है ना। तो यस इसमें मैम। कि ये एक अपवाद के रूप में था जिसमें कहाँ पे बचाव मिलेगा और कहाँ पे नहीं मिलेगा, इसके बारे में आपको ये बताया गया। ये ज्यादा बड़ा नहीं है, ठीक है। और जो मिस्टेक है वो आपको विधि में भी माफ नहीं होगा, यहाँ पे तो बिल्कुल भी माफ नहीं होगा, है ना। तो आप ये सारे केसेस देख लीजिएगा, कोई डाउट है तो पूछ लीजिए आप। मैम मेरे को एक डाउट था। हाँ पूछिए। मैम ये जो मिस्टेक वाला है ना मैम, वो मेरे को ना कुछ भी समझ में नहीं आया, क्योंकि आपकी वॉइस ना बहुत ब्रेक हो रही थी ना, तो मेरे से उतना अच्छे से नहीं आ रहा था आपका आवाज। अच्छा देखिए, ये जो मिस्टेक वाला है ना, ये आपको विधि क्या बोलता है? तथ्य की भूल के बारे आप पढ़े हैं ना, यस, तथ्य जो की भूल तथ्य की वाला। भूल है उसे माफ हाँ, किया जा सकता है, लेकिन जो विधि की भूल है उसे माफ नहीं किया जा सकता। नहीं किया जा सकता, वो भी यहीं पे लागू होता है ना। यस मैम। और अपकृत्य के दायित्व में तो ये बिल्कुल बचाव नहीं ले सकते, आपकी भूल हो गई सर, माफ कर दीजिए, है ना। ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। तो ये जो केस है आपका, मैम इसमें तथ्य में भी क्षमा नहीं मिलेगा? जैसे तथ्य के लिए हम लोग भूल कर रहे हैं तो जैसे कैसे बता सकते हो कि तथ्य हो गया ऐसा करके? नहीं नहीं, मैं मैम जैसे विधि में आईपीसी पढ़ते में हैं है तो कि विधि का। हेलो, आवाज क्लियर नहीं है, बोलिए। नो हाँ मैम, मैम। क्लियर आपकी वॉइस। हाँ, संध्या ये आप बोल लोग रही है बोलिए ना। मैम कि
जो आईपीसी में हम लोग पढ़ते हैं कि जो तथ्य की भूल है उसे माफ किया जा सकता है, लेकिन जो विधि की भूल है उसे माफ नहीं किया जा सकता। तो संध्या ये बोल रही है कि हाँ। अपकृत्य में क्या जो तथ्य की भूल है उसे भी मतलब हम्म। माफ नहीं किया जा सकता क्या, करके पूछ रही है। नहीं, यही तो बताया जा रहा है कि भूल चाहे विधि की हो चाहे तथ्य की हो, अपकृत्य के दायित्व के बचाव के लिए ये लागू नहीं होता है। यस मैम। मैम है ना? मतलब कि जो लॉ ऑफ टॉर्ट है उसमें लॉ ऑफ टॉर्ट क्षम में नहीं होगा, और वो मतलब मैम तथ्य की जो भूल है, तथ्य का जो मैम जो मिस्टेक ऑफ लॉ और जो मिस्टेक ऑफ फैक्ट है वो दोनों इसमें माफ नहीं होगा। माफ नहीं होगा ना लॉ ऑफ हाँ, टॉर्ट में। यानी कि और आप जो उसका बचाव नहीं ले सकते हो, मतलब कि आप कुछ भी करो, है ना, अगर आपसे अकृत्य हो गया है ना, तो आप उसका बचाव ले ही नहीं पाओगे। ठीक है, बोलने का मतलब यही है। तो ये एक अपवाद है, इसका कुछ केसेस ऐसे देखना पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगा, है ना, जहाँ पे बोल सकते हैं कि हाँ लिया गया है। जैसे कि एक उदाहरण है, इसको समझिएगा क्या है इसमें, मैं भी नहीं पढ़ी हूँ, अभी आपको पढ़ के बता रही हूँ कि क य को ऐसा करते देखता है जो क के हत्या, मतलब कि क को हत्या जैसा प्रतीत होता है। क सद्भावना पूर्वक काम में लाए गए अपने श्रेष्ठ निर्णय के अनुसार उस शक्ति को प्रयोग में लाते हुए जो विधि ने हत्याकारियों को उस कार्य में पकड़ने के लिए समस्त व्यक्तियों को दे रखी थी, यह को उचित प्राधिकारियों के समक्ष ले जाने के लिए यह को अभिगृहित करता है। क ने कोई अपराध नहीं किया है, चाहे तत्पश्चात असल में बात यह निकले कि यह आत्म प्रतिरक्षा में कार्य कर रहा है। तो ये जो उदाहरण है आपका आईपीसी में भी है ना, तो आप इसको समझिएगा। आप अगर आईपीसी पढ़े होगे तो आपको बहुत अच्छे से पता होगा। बस आपको ये याद रखना है टॉर्ट में कि मिस्टेक चाहे तथ्य की हो चाहे विधि की हो, है ना, इसमें आप बचाव ले ही नहीं सकते। यस मैम। है ना? और कुछ? नो मैम। सुनो, वो अभी वो मीटिंग कोड से बाहर निकल जाओ, मैं दूसरा मीटिंग कोड